Yes, very good morning to all of you. Welcome back. चलो प्लीज कीप साइलेंस। तो कल हमने 9th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। 8th चैप्टर हमने कल ऑलरेडी खत्म किया। इशू ऑफ शेयर्स, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। एक्चुअली ये तीनों बातें हमने सीखी। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बड़े काम के मार्क्स है वो। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इशू ऑफ शेयर्स, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के मार्क्स बहुत इजीली लिए जा सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें मल्टीपल जर्नल एंट्रीज होती है, तो आपकी एक आधी एंट्री गलत भी हुई तो मार्क्स उतने ही कटेंगे, बाकी सारे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है एंट्रीज की। लेकिन वही आप डिसोल्यूशन है या एडमिशन है या रिटायरमेंट है या डेथ ऑफ पार्टनर है या नॉट फॉर प्रॉफिट तो कंपलसरी है, उसकी बात नहीं करना। तो बाकी जो मैंने बोले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इनके केस में क्या होता है कि आपका पूरा सॉल्यूशन एक दूसरे पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट गलत तो आगे कैपिटल के बैलेंसेस गलत आएंगे, फिर आपका बैलेंस शीट गलत बनेगा। तो एक चीज का इम्पैक्ट दूसरे पर आता है, तो मार्क्स भी आपके वैसे फिर कम हो जाएंगे। तो बेटर होता है कि जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि छोटी सी गलती भी कुछ अगर हो जाए तो आपके बाकी मार्क्स तो भी सिक्योर रहे। ठीक है। अब बस इशू ऑफ शेयर के केस में एक गलती बड़ी बच्चे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही नहीं आता उन्हें। 20,000 शेयर से 50 रुपये या 20 रुपये आप ले रहे हो एप्लीकेशन पे, तो 4 लाख रुपए आते हैं, बच्चे 40,000 लिखते हैं। तो ये अगर आप करते हो तो फिर तो आप गनमन हो, आपको ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर अपना अपना देखो कैसे करोगे, समझ गए आगे। हाँ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से 7th एंड 8th, क्योंकि वो मेरे मार्क्स सिक्योर करेगा। एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा 7th और 8th पर। हाँ, अगर 7th और 8th एक दूसरे को और आ गए फिर तो क्या बोलना, अपने तकदीर खराब है। फिर दोनों में से कोई एक करो जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको आ रहा है, दोनों ईजी है, और बाकी फिर जो भी है उनके ऑप्शंस वो हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक बता देते थे वो लोग 12th में कि कौन सा चैप्टर किसको ऑप्शन आने वाला है, बट मुझे नहीं लगता आपको बताने वाले हैं। तो आपको सरप्राइज मिलने वाला है कि कौन सा चैप्टर किसको ऑप्शन है, क्योंकि एकदम पुराने सिलेबस में तो ऐसा था, जब पहले पढ़ाते थे हम, तो कौन सा चैप्टर किसको ऑप्शन है ये फिक्स था, वो बदलते नहीं थे। तो फिर तो कितना आसान था, जो चैप्टर आपको करना ही नहीं है वो कौन सा छोड़ना है, एकदम इजीली आप पता कर सकते थे। तो बच्चे फिर वो चैप्टर पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ उसका ऑप्शन ही पढ़ते थे। अब कैसा भी एग्जाम्पल आए करना यही है ऐसे, बट अब ऐसा नहीं है। अब कौन किसको और आएगा यही नहीं पता, तो किसी को भी कुछ भी और आ जाएगा, और अगर दोनों ऐसे और आ गए जो आप नहीं करके गए थे फिर मजा आएगा। तो इसलिए आपको अब सब करके जाना पड़ेगा, समझ गए। और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है अकाउंट्स, 12th का पूरा अकाउंट्स बताइए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप से लेकर अभी हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। डिफिकल्ट कुछ भी था क्या? तो डिफिकल्ट तो नहीं है, हाँ बस है बहुत सारी चीजें। तो आपकी रिवीजन की स्किल पर सब डिपेंड करता है। क्वेश्चन सामने आने के बाद चीजें याद आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका लिखने का स्पीड अच्छा होना चाहिए। पेपर कंप्लीट होना एक टास्क है, और सारी बातें एकदम फटाफट याद आना ये दूसरी बात है। ये दो बातें जिसने बराबर मैनेज कर ली वो अकाउंट्स में आउट ऑफ मार्क्स एकदम इजीली मिलाता है। 100 आउट ऑफ 100 बहुत बच्चों को मिले आज तक, तो आप भी मिलाते हो, कोई बड़ा तीर नहीं मारोगे, लेकिन जो मिनिमम आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप कर दोगे। समझे क्या? मिनिमम एक्सपेक्टेड है आपसे कि अकाउंट्स में आपने आउट ऑफ मिलाना चाहिए, ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपको हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई है, सॉल्व एग्जाम्पल भी किए हैं, एक्सरसाइज भी पूरी पूरी सॉल्व की है यहाँ पर हमने, कुछ आपको होमवर्क भी दिए हैं, अलग अलग तरीके से समझाया है, एक ही चीज़ में कितनी कितनी चीज़ें ऐड कर करके भी किया है हमने। तो ये सब का इस्तेमाल आपने अच्छे से करना चाहिए। अब आइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये भी बड़ा आसान है। अगर आपको कुछ और नहीं आ रहा तो ये अगर किसी एक को और आ गया है तो आप ये भी कर सकते हो। बट ऐसा भी हुआ है कि इसमें से कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर तो आपको वो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, थ्योरी तो आपको कुछ जमने वाली नहीं। तो मुझे इस चैप्टर में 4 चीजें सीखनी है जो कि मेरे टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं हम। आज तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ बनाते आए हैं, एनालिसिस हमने आज तक कभी किया नहीं है। एनालिसिस करना यानी क्या? तो ऑब्वियसली उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, उससे जानकारी निकालना, उसकी
मदद लेकर के कुछ हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये टूल्स है, यानी कुछ तरीके हैं जानकारी निकालने के। कितने तरीके हैं कुल मिला के हमारे पास? 4। वैसे और भी हैं बट आपके सिलेबस में 4। तो क्या क्या है? तो फर्स्ट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। सेकेंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, जो दोनों ही बड़े वाहियात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं दोनों भी, आपको पसंद आएंगे लेकिन क्योंकि बहुत आसान है। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मुझे बहुत पसंद है। बस सर इसका मतलब हमें ये पसंद नहीं आएगा शायद, ऐसा नहीं है, आपको ये बहुत पसंद आएगा पर ध्यान दोगे तो। एंड लास्ट इज रेशियो एनालिसिस। तो आइए हमें ये चारों पढ़ने हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से, बट उससे पहले मुझे आपको शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर यूज करना है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ नहीं आएगा, पहले लिखते जाओ मैं जो बता रहा हूँ फिर बताता हूँ सब। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 4 टूल्स हैं। जिससे हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलो रेडी? यस, रेडी? होप सो ये तो आपका हो गया होगा। तो ध्यान देंगे अब इधर, पहले थोड़ा थियरी है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स वगैरह भी आपको पूछे जाते हैं, तो उसमें ये बता रहा हूँ जो वो पूछे जाने के चांसेस है, तो ये भी आप थोड़ा एक बार देख ले। रेशियोज तो हम बाद में सीखने वाले हैं, पर इन्होंने ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिख दिया है। ये सारे रेशियोज हम सीखेंगे, कुछ बैलेंस शीट के रहेंगे, कुछ इनकम के स्टेटमेंट के रहेंगे और कुछ कंबाइंड और मिक्स्ड रेशियो रहेंगे। तो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे हम बाद में सीखने वाले। ठीक है, सॉरी, ओके। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना तो बड़ा मजेदार है, लेकिन उन्हें एनालाइज भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फायदा पता चलेगा। ओके, तो उसका डेफिनेशन इन्होंने दिया है और बोला है 2 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ये आपको बिल्कुल पता नहीं है, ध्यान से देखना। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे एक पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये एक दिन का होता है। बैलेंस शीट पूरे साल की नहीं होती है, बैलेंस शीट एक दिन की होती है, इसीलिए लिखा जाता है एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2024, 23, 22, 21 जो भी है। और इनकम स्टेटमेंट ये एक पीरियड स्टेटमेंट होता है, क्योंकि एक पूरे पीरियड का होता है, यानी पूरे साल का होता है। ओके, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इंक्लूड 2 एस्पेक्ट्स, वन इज एनालिसिस ऑफ डेटा एंड सेकंड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। So it provides methodical classification of financial statements and it means explanation and meaning of significance of the data। ठीक है, तो हमें एनालाइज भी करना है और इंटरप्रीट भी करना है, कर लेंगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो these are the source of information for various users, जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, इन सबको जानकारी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के बारे में। हमें मेरे बिजनेस के बारे में, अगर आपको मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मेरे बिजनेस के बारे में आपको जानकारी कहां से मिलेगी? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पिंग इन प्लानिंग, assist in estimating the earnings of the business, assist in investment making decisions, help management in assessing the efficiency of the organization, provide financial information about economic resources, provide information about changes in net resources arising out of business activities, and disclose other information that is relevant to the need of the users of the financial statement। तो ऐसा पढ़ पढ़ के समझाओ तो कितना अच्छा लगता है ना।
आपने एक शब्द भी नहीं सुना है, मैं शर्त लगा के बोलता हूँ ना, आपको पल्ले पढ़ा है मैंने क्या पढ़ा है। किसी को पढ़ गया होगा, कुछ बच्चे होशियार है तो वो बराबर ध्यान दे देते हैं, बट ये पॉइंट्स आपने बाद में घर पे पढ़ लेने, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स में कहीं पे आ जाए तो आ जाए बराबर। यस, तो प्लानिंग में हेल्प करेगा, बिजनेस की अर्निंग्स को एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजंस में हेल्प करेगा, मैनेजमेंट को अपने बिजनेस की इफिशियंसी चेक करने में हेल्प करेगा। मैं साल भर होने के बाद में जब मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू करता हूँ, मैं नई एकेडमिक ईयर की मैं फीस डिसाइड करता हूँ और सारी प्लानिंग जब मैं कर रहा होता हूँ तो मैं पहले लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेबल पर लेता हूँ, देखता हूँ कि लास्ट ईयर क्या क्या हुआ है और फिर उसके हिसाब से मैं अगले साल की प्लानिंग करता हूँ। तो मेरी इफिशियंसी में चेक करता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर जो काम किया है, बट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़े खास बनाता हूँ, उसमें बच्चों के रिजल्ट्स भी होते हैं, बच्चों के रिजल्ट्स का एवरेज भी होता है, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल्स देख के फायदा नहीं है मेरे बिजनेस में, मुझे परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा, तब मेरे बिजनेस की इफिशियंसी मुझे पता चलेगी कि क्या चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे, क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि जिससे बच्चे थोड़ा पढ़ाई करने लगे। फिर मैं सब जब देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, पढ़ाई तो अपन ठीक ही करवा रहे, पढ़ाई तो अच्छी करवा रहे, बट बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना ज़रूरी। फिर मैं अलग अलग कहानियाँ सर्च करता हूँ कि इस साल मेरे को ये कहानी बोलनी है जिससे बच्चे मोटिवेट हो, जिससे बच्चों के अंदर थोड़ा सा आग लगे कि अरे पढ़ना भी ज़रूरी है, अभी एग्ज़ाम आ रही है कि नहीं। यस, जैसे कल इंटर का भी बैच रिज्यूम हुआ दिवाली की छुट्टी के बाद, तो आते से ही वो पहले क्या बोले, सर हमने 5 दिन से आराम किया है, अब आप हमको ऐसा भाषण दो, ऐसा कुछ तो भी करो जिससे हमारे अंदर आग लग जाए, क्योंकि हमारी आग सारी बुझ चुकी है, हमको पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आराम कर रहे थे ना 5 दिन से, उनको मैंने मस्त आधा घंटा पूरा लेक्चर ही दिया सिर्फ कि क्यों ज़रूरी है पढ़ना। तब उनको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताया, एक एक चीज़ के बारे में बताया, अब उनको याद आ रहा है। अब वो बोले सर हम इतने डर गए कि आज रात को नींद ही नहीं आएंगी। तो डर बड़ा ज़रूरी है, आप भी इस बात को ख्याल रखें। तो मेरे इफिशियंसी को असेस करने के लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल करता हूँ और रिजल्ट्स का भी इस्तेमाल करता हूँ। देन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में जानकारी और कुछ 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 लिखा है, मेरे काम का नहीं है। लेकिन क्या बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के तो गुणगान तो बहुत गाते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, लेकिन क्या उसके लिमिटेशंस भी हैं? हाँ, क्या लिमिटेशंस है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है। पहला लिमिटेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। क्या आपने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये देखा है कि आपके, समझो मैं ज्ञान सुमन एकेडमी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देता हूँ, ठीक है, ऐसा अज्यूम करो आप कि मैंने आपको दिए, ऐसा इमेजिन करो, सॉरी अज्यूम नहीं, इमेजिन करो कि मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे दिए, आप देख रहे हो उन्हें, क्या आपको उनको देख के समझ में आएगा कि जो इस एकेडमी में, ये जिस एकेडमी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उस एकेडमी में जो पढ़ाने वाले सर मैडम जो भी है वो कितने इफिशिएंट है? क्या मेरी क्वालिटी के बारे में आपको इससे पता चलेगा? हाँ सर, उसमें प्रॉफिट्स भरपूर दिख जाएंगे तो हम समझ जाएंगे अच्छा ही पढ़ाते होंगे तभी प्रॉफिट है, बराबर है कि नहीं? जरूरी नहीं ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहे तो शायद आप देख सकते हो कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा होगा, एडवर्टाइज इतना करते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं हमारी क्लासेस खरीदने के लिए। आप समझ रहे हो क्या? है ऐसे भी कुछ क्लासेस जो एडवर्टाइजमेंट के दम पे ही सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, बाकी सिखाने की क्वालिटी 0% है। ऐसे भी बहुत सारे क्लासेस है, मैं आपको एक एक करके नाम भी बता सकता हूँ, पर छोड़ो अभी क्या करना। पर क्या आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी? नहीं। समझो मेरी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ मैं, मैंने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दे दिए, क्या उसमें कहीं पे दिखेगा कि मेरे पास जो एम्प्लॉयज है वो इतने एक्सपर्ट्स है, वो उनकी जो क्वालिटी है क्या उसमें कभी दिखेगी? नहीं, क्योंकि सर वो रिकॉर्ड ही नहीं होता, ह्यूमन एसेट रिकॉर्ड ही नहीं होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इग्नोर करता है, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इसमें आती नहीं है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आती है, जिन्हें आप पैसों में गिन सकते हो वही जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगी, बाकी नहीं दिखेगी। दूसरा, सर हम सारी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अरे इस रिमोट की कीमत आज 1 करोड़ रुपए है, ये रिमोट किसी भी इंसान को कभी भी बंद और चालू कर सकता है, ये रिमोट के अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, बड़ा समझ रहे हो क्या? आप इससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इसकी कीमत आज 1 करोड़ है, पर मैंने खरीदा है 300 रुपए में था, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 300 पे रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि हमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो मुझे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? होप सो।
बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। क्या बच्चों, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के ही बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। हाँ, यानी क्या, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो कि आपकी रियलिटी से बहुत दूर है। जैसे यही ले लो ना, कॉस्ट वाला, रियलिटी कुछ और ही है, पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो, वही करना पड़ेगा, तो कॉस्ट पे ही लगा, तो ये रियलिटी से बहुत दूर हो जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। हाँ बच्चों, क्या आपको इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए फीफो, लीफो, एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस, ऐसी मेथड्स ये पता है? ये 12th अकाउंट्स के बच्चों को नहीं पता होगा, ये सीए फाउंडेशन के बच्चों को पता होगा। चलो 12th के अकाउंट्स के बच्चों को ये तो पता ही होगा कि एसेट को डिप्रिशिएट करने की एसएलएम मेथड भी है, डब्ल्यूडीवी मेथड भी है। 2 मेथड तो आपने सीखी है, हमारे फाउंडेशन के बच्चों ने 6 मेथड सीखी हुई है, पर आपको 2 मेथड तो है। तो क्या हर कोई एसएलएम ही यूज करता है? नहीं सर, कोई एसएलएम यूज करेगा, कोई डब्ल्यूडीवी यूज करेगा, बराबर है? यस। तो क्या ये पर्सनल जजमेंट की बात हो गई? अब मैं चाहूं जो करूं, आप चाहो जो करो, तो ऐसे केस में फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है, ये भी एक लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, वो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, यानी लोग अपने पर्सनल जजमेंट्स के हिसाब से बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज नॉट गुड। एंड ये फिर अनकंपेरेबल हो जाएंगे, क्योंकि कोई और मेथड फॉलो करेगा, कुछ और मेथड मैं फॉलो करूंगा, तो हम दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। आप एक इन्वेस्टर हो, आपको समझो अभी जैसे मेरे को एक शेयर का देखना है क्या रेट चल रहा है, देख लेता हूँ, मुझे याद आया मेरे को। अरे बाप रे, कुछ नहीं हुआ है, चलो इधर ध्यान देंगे। तो क्या, तो क्या आपने कोई और मेथड फॉलो किया और मैंने कोई और मेथड फॉलो किया, और कोई इन्वेस्टर है, उसको हम दोनों को कंपैरिजन करके किसी एक में इन्वेस्ट करना है, क्या वो कंपैरिजन कर भी पाएगा? नहीं, कहां से करेगा सर कंपैरिजन? तो ये भी एक लिमिटेशन है बीइंग अनकंपेरेबल। स्टैटिक स्टेटमेंट, यस बच्चों, स्टैटिक होते इन नेचर, दे रिप्रेजेंट ओनली एब्सोल्यूट फिगर्स, दे डू नॉट प्रेजेंट द प्रोसेस बाय विच फिगर्स आर। क्या बैलेंस शीट में आपको ये दिखता है कि वो एसेट की वैल्यू 1 लाख है तो कैसे 1 लाख हुई है? कैपिटल 25 लाख है तो 25 लाख कैसे हुआ, ये बैलेंस शीट में दिखता है क्या? नहीं, वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या? सिर्फ जो दिख रहा है वो है, पर वो कैसे आया है वो नहीं दिखेगा। आज आपको यस सर दिख रहा है सामने, पर ये यस सर बने कैसे हैं ये दिखता है क्या आपको? नहीं। ये कहाँ से कहाँ तक आते आते हमने क्या क्या किया और कितनी मेहनत ली है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर मैं भी वो कभी सोचने बैठूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे कर लिया मैंने, है ना। 2012 से पढ़ाते आ रहे, यही चीज हम आज 12 ईयर्स से पढ़ा रहे, तो 12 साल से इतने सारे बच्चों को पढ़ाकर उनके डाउट सॉल्व करके जो भी है, जो भी किया, जैसे भी किया, पर इतने सालों से करते आए तो कैसे किया वो दिखता है आपको? नहीं, आपको दिखते है अभी यस सर, बराबर की? हाँ। देन अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग समझता है आपको? खिड़की में खड़े होके, अरे तो बच्चे इसका मतलब यही समझते हैं, पर विंडो ड्रेसिंग ऐसे नहीं होता है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ, सुनिए ध्यान से। मुझे ना बैंक से लोन लेना है, मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला बैंक बैंक लोन दे दे। बैंक बोली कितना लोन चाहिए ना? 500 करोड़ का। बैंक बोली 1 मिनट रुको, ये ले 2,000 रुपये, जा एक बड़ा आईना खरीद के ला, वो लेके आया और मेरे को दिखाया, देखो जरा आपको 500 करोड़ लोन दे सकते क्या हम? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है रुको, मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आता हूँ, उसको देख के तो दे दोगे? हाँ। तो मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आया, मेरा कैपिटल 2 लाख रुपए का है, सारी एसेट्स मिला करके कुछ 2.5 लाख रुपए की है, 50,000 की लाइबिलिटीज है, मैं 500 करोड़ का लोन मांग रहा हूँ, दे दोगे क्या आप? नहीं। क्या बेवकूफ़ हो क्या आप? देखो तो सही, आपकी कुछ है ही नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी और कुछ है ही नहीं आपकी कैपेसिटी, और आप 500 करोड़ का लोन मांग रहे हो। अच्छा, इससे दिखता है क्या सब कुछ? ठीक है, रुको, मैं लेके जाऊंगा फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैठूंगा फिर से अकाउंटिंग करने। अब क्या करूंगा? रीवैल्यू करूंगा सारी एसेट्स को, 250 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़, उधर रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। और बैंकिंग ऑफिसर को, बैंकर को क्या समझ में आता है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है और एसेट की वैल्यू 250 करोड़ कैसे हो गई? उसको नहीं समझ में आना। अब देख मेरी बैलेंस शीट, 5,000 करोड़ की टोटल है बैलेंस शीट की,
3,750 करोड़ का कैपिटल है, वो 500 करोड़ का लोन दे रहा है कि नहीं? अरे सर लेके जाओ। क्या विंडो ड्रेसिंग मतलब मैं मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ अकाउंट्स में। आ रही क्या बात समझ? देखो क्या लिखा है, समटाइम्स मैनेजमेंट डिस्प्ले रोजी पिक्चर। रोजी, रोजी को जानते हो आप? हाँ, रोजी को जानते हो आप? रोजी पिक्चर थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाहरी दिखाते एकदम, देखो कितनी गुलाबी गुलाबी दिख रहा है सब कुछ, और ये लोग पैसे दो हमें, तो पैसे दे देंगे आप। और कभी कभी ऐसा भी करेंगे जब मुझे टैक्स पे करना है। अभी सामने कौन खड़े मेरे? गवर्नमेंट। वो बोले टैक्स दो, तो काय का टैक्स? बोले प्रॉफिट का। प्रॉफिट है क्या? देखो पहले इधर लॉस है, तुम टैक्स दो। एक्चुअली मैंने प्रॉफिट कमाया है, बट क्या मैंने मेरे पिक्चर को अब रोजी से काटो भरा बना दिया है? हाँ, और समझ रहे हो क्या आप? यस। सो वही लिखा है, इन ऑर्डर टू शो एक्सीलेंट प्रॉफिट सेल्स में भी इंक्रीज। मैंने माल बेचा नहीं अभी तक, क्या करूंगा? जो स्टॉक पड़ा था ना वो उठा के दोस्त के गोडाउन में रख दूंगा। तो स्टॉक नहीं है मतलब बेच दिया, और वो बेचा भी इतनी हाई वैल्यू पे दिखाऊंगा कि सेल्स मेरे ये बड़े दिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बड़ा दिखेगा, मेरा नेट प्रॉफिट भी बड़ा दिखेगा, पिक्चर बड़ा रोजी दिखेगा। आ रही बात समझ में? यस। तो इन ऑर्डर टू शो एक्सीलेंट प्रॉफिट सेल्स में भी इंक्रीज, क्लोजिंग स्टॉक में ऑल्सो भी ओवर वैल्यूड। क्या क्लोजिंग स्टॉक भी टीसी में लिखा जाता है जो फिर प्रॉफिट में आ जाता है? अरे हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते वक्त भी आप ओवर वैल्यू कर दो, डेप्रिसिएशन का रेट एकदम छोटा सा ले लो जिससे कि एक्सपेंसेस कम आएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका ज्यादा दिखेगा थोड़ा थोड़ा। यस। तो क्या बच्चों यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है? हाँ, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। विंडो शॉपिंग सुना होगा आपने? विंडो शॉपिंग सुना होगा आपने? आया ना? वैसे विंडो ड्रेसिंग। तो purchase at the end of the year may not be shown. This may be known as window dressing. It is clear from above limitation that the results obtained from analysis of financial statement should be taken as true indicator of financial strength and weakness of the business. तो बच्चों ये सब लिमिटेशन थे, क्या आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे? हाँ। अब मेरे पास ध्यान देंगे अच्छी से। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एनालिसिस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहले कर रहे हैं एनालिसिस किसकी? बैलेंस शीट। टूल्स है 4, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। ये चारों टूल्स अब मैं एक एक करके आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? पर इसको करने से पहले आपको जो बैलेंस शीट बनाना सीखना पड़ेगा वो है वर्टिकल फॉर्म में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये एक्चुअली आप अगर सीए कर रहे हो तो सीए इंटरमीडिएट में आप सीखोगे डिटेल में, पर अभी आपको बनानी पड़ेगी रफ में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एकदम बेसिक वाली बैलेंस शीट आपको अभी बनानी पड़ती है। So the balance sheet need to be arranged in vertical format which is suitable for further analysis. तो उसका vertical format बैलेंस शीट का कैसा होता है? आज तक आप बनाते आए हो liabilities assets, लेकिन अब आपको बनानी पड़ेगी sources of funds and applications of funds। यानी पैसे कहां कहां से आए मतलब liabilities, और पैसे कहां कहां खर्च किए मतलब अप्लाई किए मतलब assets। समझ गए? yes। तो sources of funds में ओनर के फंड्स भी होते हैं और borrowed फंड्स भी होते हैं। कुछ आपके खुद के होते हैं, कुछ बाहर वालों से लाते हैं। अब दो तरीके से पैसा आता है ना किसी भी बिजनेस में, एक आप खुद डालते हो और एक बाहर वालों से उधार लाते हो। तो ओनर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें आप ऐड कर दोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि ये भी ओनर के ही होते हैं। तो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होगी तो वो लेस कर दोगे। इससे आपके ओनर का फंड आपको पता चल जाएगा, जिसे नेट वर्थ भी कहा जाता है। फिर बोरोड फंड्स में सर कुछ बैंक से लोन लिया होगा, कुछ डिबेंचर वगैरह बेचे होंगे, तो वो सब इधर आ जाए। ग्रेट। तो टोटल फंड्स अवेलेबल आपको मिल जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी आप इन पैसों को फिर अप्लाई करोगे। तो इनको आप अप्लाई करोगे तो कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे? फिक्स एसेट खरीदने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और फिर वर्किंग के लिए। वर्किंग कैपिटल, क्या आपको यहाँ पे कहीं पे करंट लाइबिलिटीज लिखी हुई दिखी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर से लेस होगी। क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज लेस हो रही है नीचे एसेट साइड में? हाँ, क्योंकि यहाँ एसेट में हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, जो बेसिकली कैसे आता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो एक मिनट, यानी सर फिक्स्ड लाइबिलिटीज यहाँ लिख दी, करंट लाइबिलिटीज हम लाइबिलिटी साइड में लिखते थे, वो अब यहाँ लिखनी नहीं है, उसे अब उस साइड से लेस करना है। बात तो ठीक ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया। ऐसा करना पड़ेगा आपको।
तो पहले मैंने लिख दी सारी फिक्स्ड एसेट्स, फिर लिख दी इन्वेस्टमेंट्स, फिर वर्किंग कैपिटल, उसमें पहले सारी करंट एसेट्स। करंट एसेट में भी टाइप होता है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स यानी वो एसेट्स जो फटाक से कैश में कन्वर्ट की जा सकती है या जो कैश में ही होती है, तो कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे टोटल क्विक एसेट्स आएगी। फिर स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस, ये सारी नॉन क्विक एसेट पर करंट है, करंट है लेकिन क्विक नहीं है तो नॉन क्विक है। ओके, ऐसे आपकी टोटल नॉन क्विक और दोनों मिला के टोटल करंट एसेट, इसमें से आप लेस कर दोगे करंट लाइबिलिटीज, जिसमें कुछ क्विक लाइबिलिटीज होगी और कुछ नॉन क्विक लाइबिलिटीज होगी। ऐसे टोटल करंट लाइबिलिटीज लेस करके आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल, और फिर आपका टोटल फंड्स का एप्लीकेशन आ जाएगा। ये और ये दोनों का टोटल मैच होना चाहिए। जैसे आपकी बैलेंस शीट लाइबिलिटी और एसेट साइड की टोटल मैच होनी चाहिए, वैसे ये हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड की टोटल और ये हो गई आपकी एसेट साइड की टोटल, ये दोनों टैली होना चाहिए। ये आपकी ऐसी वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी। आइए मैं आपको फटाक से एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, तो आप भी मेरे साथ बनाओगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 1। फास्ट बनाएंगे एकदम। कन्वर्ट फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। तो आपको नॉर्मल बैलेंस शीट दिया है जैसा आज तक आप देखते आए हो, इसको आपको वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लूंगा। तो वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन, डेट क्या दिया है 31 मार्च 19, एज ऑन 31 मार्च 19, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स। हाँ, तो बच्चों प्लीज पे अटेंशन। ये बैलेंस शीट में क्या क्या एक बार देख लेते हैं। सर कैपिटल है, रिजर्व्स है, 12% लोन है, करंट लाइबिलिटीज है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट है। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ ऊपर तो बहुत सारी बातें दी थी, क्विक एसेट, क्विक लाइबिलिटी, ये वो फलाना डिमका, इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अभी आपको बड़ा बेसिक काम करना है, बस इसको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देना है। तो वो कैसे होगा, इतने ही आइटम ज्यादातर आपके बैलेंस शीट में आएंगे वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो वर्टिकल में कन्वर्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। फॉर्मेट देख लिया आपने कैसा है, फॉर्मेट ऐसा है। उसमें आप लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स, जिसमें आप ए लिखोगे शेयर कैपिटल, या पहले आप लिखोगे ओनर्स फंड्स, जिसमें स्मॉल रोमन 1 आ जाएगा शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया है, नहीं सिर्फ कैपिटल दिया है तो सिर्फ कैपिटल लिखो। कंपनी रहेगी तो शेयर कैपिटल आएगा, एंटरप्रेन्योर रहेगा तो सिर्फ कैपिटल आएगा। समझ गए। अच्छा, ये वर्टिकल बैलेंस शीट किसके लिए बनाया जा सकता है, क्या मैं भी बना सकता हूँ? हाँ। क्या कंपनी के लिए तो बनाना कंपलसरी होता है? हाँ। लेकिन क्या इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं? यस, इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो समझा। ओके, सो कैपिटल बताइए, कैपिटल कितना है? 50,000 लिख देंगे अमाउंट में, 50,000। ओके, और कुछ है? हाँ सर, रिजर्व्स भी है, तो इधर नंबर 2 लिख देंगे रिजर्व्स। वो कितने हैं? 15,000। ये आ गए आपके टोटल ओनर्स फंड। देन बी बोरोड फंड्स, देन बी बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में बताओ क्या क्या दिख रहा है सर? 12% लोन है, तो लिख देंगे 12% लोन। कितने का लोन है? 30,000। सर कुछ करंट लाइबिलिटी भी है, क्या वो यहाँ लिखेंगे? नहीं सर, वो उधर वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में से लेस होगी, एसेट साइड में। तो 50 और 15, 65 और 30, 95,000। फिर नीचे लिखेंगे नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो पैसे इकट्ठा हो गए, अब इन पैसों का उपयोग कहाँ कहाँ किया, यानी एसेट्स और वर्किंग के लिए कैसे इसको यूज कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में ए फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स डायरेक्ट दिया उन्होंने 60,000, सीधा लिख देंगे 60,000।
देन बी इन्वेस्टमेंट्स। अगर ये नाम देते ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो हम एक एक करके नाम लिखते और सबके अमाउंट बाहर लिख देते बराबर। पर इन्होंने सीधा फिक्स एसेट 60,000 दिया है तो हम भी वैसे ही लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट दिए 10,000, 10,000। और फिर सी हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट नहीं लिखना, वर्किंग कैपिटल। उसमें हम क्या करेंगे, नंबर 1 करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने हैं सर, 55,000 है, इसको इनर कॉलम में लिख देंगे 55,000। इसमें से लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला याद रखिए, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। 30,000 की करंट लाइबिलिटीज है तो 30,000, ऐसा ये बाहर आ जाएगा 25,000। तो 60 और 10 70 और 25 95,000। ये ऐसे आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। 95,000 95,000, समझा क्या? तो ऐसे वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। अब ये क्यों बनाना सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको जो एनालिसिस करना है वो सारी ऐसी बैलेंस शीट में ही हो पाएगा। यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, तो वो ऐसी बैलेंस शीट से ही कर पाएंगे हम। इसीलिए हम ऐसी बैलेंस शीट बना रहे हैं, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं। ये बनाओ या वो बनाओ, दोनों बातें एक ही है। बात समझ में आती है? ये बैलेंस शीट बनाओ या ये जो आपकी पहले से बंद रखी है, दोनों एक ही है। दोनों में वही डेटा है, वही जानकारी है। बस वो हमें जो सीखना है उसके लिए ये सीखना पड़ रहा है, इसके लिए ये किया। क्या आपको ये कैसे बनाया समझ में आया? ऐसा ही हमें वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना सीखना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। पहले ये समझा, चले फिर आगे। ये देखो आपके सामने इसका सॉल्यूशन हो गया, लिखकर आओ सर, ये रही। तो ओनर्स फंड्स, ओनर फंड्स कैपिटल, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट कुछ थे नहीं तो मैंने लिखे नहीं थे, नेटवर्थ मिल जाएगा। बोरोड फंड्स में 12% लोन, और ये रहे आपकी फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। तो क्या ये वर्टिकल बैलेंस शीट अब और वापस इन्होंने कन्वर्ट करने बोली है, वैसे ही सेम बैलेंस शीट दिख रहा है आपको? हाँ, तो फिर करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, खत्म। अब बताओ इनकम स्टेटमेंट यानी ही क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए मतलब ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका वर्टिकल फॉर्मेट कैसा होता है पहले वो देख लेते, फिर आपको इसका भी वर्टिकल बनाना सिखाएंगे। तो पहले आप लिखोगे इनकम, जिसमें आ जाएगा सेल्स, जिसमें से सेल्स रिटर्न लेस करके आपको नेट सेल्स मिल जाएगा, जो बाहर आप लिख दोगे। तो ये बेसिकली आपका क्रेडिट साइड आ गया, टीसी जो आप लिखते हो, सेल्स नेट। ओके, फिर इसमें से आप लेस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जरा मेरे पास ध्यान देना एक मिनट, ये मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं सबसे पहले हम 10,000, फिर परचेजेस लिखते हैं सपोज 15,000, सपोज 50,000, फिर सेल्स लिखते हैं सपोज 1,00,000, और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। बाकी इधर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, जैसे वेजेस, याद है आपको ये सब, कैरेज इनवर्ड, ये तो भूले नहीं ना। ये भूल गए तो फिर क्या 12 मार्क गए आपके, और क्या, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आएंगे 12 मार्क के लिए। और अब ज्यादा कुछ होता नहीं है, आप पढ़ाई नहीं करो या भूल जाओ तो कुछ उससे बहुत मतलब आपको फांसी की सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मार्क्स नहीं मिलेंगे, और क्या है। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स का क्या करना है। कैरेज इनवर्ड समझो दिया 5,000, ये दिया 3,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक था समझो 28,000। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर? 1,28,000 में से 60 और 8 68,000 गया, यानी 60,000 बचा, बराबर है क्या? हाँ, तो 60,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। इसी को वर्टिकल करना है, तो पहले सेल्स 1,00,000, इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये देखो फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ, यहां क्या किया, दोनों को ऐड किया और ये सब लेस किया। तो बेसिकली यहां पे हमने ऐसा किया, सेल्स प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू, सेल्स प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना था, तो मैंने क्या किया सर, इन सब को इन सब में से माइनस किया, तो मुझे मिल गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। हाँ, अब
यही अलग तरीके से करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अब सेल्स में से लेस करेंगे क्या, ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड किया हुआ था मैं उसको यहाँ पे लेके चल जाता हूँ। तो बताओ माइनस के ब्रैकेट में अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को लेके जा रहे हो तो क्या वो निगेटिव अंदर रखना पड़ेगा, यस, तब वो माइनस माइनस क्या होगा वापस से प्लस। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे ही कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब जरा आप इंग्लिश का हिंदी करिए, देखो इतने आसान है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो गुड्स हमने बेचे उनकी ये आ गई सेलिंग वैल्यू और ये आ गई कॉस्ट प्राइस। अच्छा कॉस्ट कैसे आ रही है कि ओपनिंग में हमारे पास कितना माल पड़ा था, परचेज हमने कितने का किया, उसको हम तक पहुंचाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, माइनस उसमें से कितना बच गया है। हमारी बात समझ, हाँ, बाकी का जो बचा वो बिक गया है, तो ये बिके हुए की कीमत आ गई, कितने में बेचा वो आ गया, जो कितने में बेचा उसमें से माइनस करोगे कितने की कीमत का बेचा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब एक मिनट, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है मुझे, तो 10 प्लस 50 60 प्लस 8 68 माइनस 28 40 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बोलो प्रॉफिट कितना, 60,000, क्या वही आया था इधर भी, यस दैट्स इट। तो आपको वर्टिकल फॉर्मेट समझ आ रहा है क्या, फिर से समझाऊं, तो समझ आ रहा है क्या, हाँ तो हाँ बोलने में क्या जाता फिर। तो लेट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जब आप सेल्स के नेट में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नेट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर इसमें से आप बाकी के खर्चे लेस करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और आपके फाइनेंस के खर्चे, इंटरेस्ट विंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह सब, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सारे ऑपरेशन के खर्चे हैं, लेकिन फिर ऑपरेशन के खर्चे लेस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, मतलब सिर्फ आपके ऑपरेशन से हुआ हुआ प्रॉफिट। फिर कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगी, जैसे आपको कहीं से डिविडेंड मिला होगा, आपको रेंट मिला होगा, आपको कमीशन मिला होगा, जो आपका रोज का काम नहीं है। मेरे ऑपरेशंस क्या है बताओ सर, आपके ऑपरेशन से क्लासेस में पढ़ाना, आपके ऑपरेशन से क्लासेस में बच्चों को पढ़ाना और उनसे फीस अर्न करना, ये मेरे ऑपरेशन है। तो इन ऑपरेशन से हुआ प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन क्या मेरे को यही प्रॉफिट होता है क्या, नहीं। तो आपसे जो फीस मुझे मिलती है अगर वो मेरे पास आइडियल पड़ी है तो मैं उसे कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे कुछ रिटर्न्स मिल जाते हैं, डिविडेंड बोलो या इंटरेस्ट बोलो। तो वो जो इंटरेस्ट मिला है, जो वो डिविडेंड मिला, ये क्या मेरे ऑपरेशन है, ये मेरा रोज का काम है, नहीं। तो ये मेरी हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑब्वियसली वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे, हाँ कुछ नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी होंगे तो वो लेस करोगे, और ऐसे आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स लेस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा कुछ आपका वर्टिकल फॉर्मेट बनेगा P&L का। तो आइए आपको एक हम बनवा के ही दिखा देते हैं कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी जल्दी बनाओ। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, ये आपको नॉर्मल आपका ट्रेडिशनल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसी से मैं वर्टिकल वाला बनाने वाला हूँ। अमाउंट रुपीस पर्टिकुलर्स, चलो शुरू कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट लिखेंगे इनकम, इनकम में आ जाएगा सेल्स। बताओ सेल्स कितने का था, 11 लाख रुपए का, तो ये लिख दिया मैंने सेल्स 11 लाख। कुछ सेल रिटर्न होता तो इसे इनर कॉलम में लिखता, लेस सेल रिटर्न करके फिर आउटर कॉलम में लेके जाता, पर अभी है नहीं। तो नीचे नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 3,50,000। तो एक काम करेंगे, यहाँ अमाउंट का एक और इनर कॉलम बना देंगे, इसमें लिखेंगे 3,50,000, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस
परचेजेस 7 लाख रुपए के थे, उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें वेजेस दिया है तो वेजेस ही नाम लिख देता हूँ सीधा। वेजेस कितना है 50,000, तो मैंने ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 11 लाख। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। सर कितना है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, तो 11 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचा 9 लाख। ये 9 लाख क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको क्या मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है 2 लाख। फॉर्मेट समझ आ रहा है ना, समझ के लिखो, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो। पहले सेल्स लिखना है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आ रहा, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो वो भी लेस क्लोजिंग। और आपको इधर से दिखाता हूँ, 1 मिनट देख लो इधर, ये लिखा, उसमें से माइनस क्या करना है, तो ये सबकी टोटल माइनस ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाता है। तो बेसिकली हम कर ये रहे, इन सब का कर दे रहे नेट, और वो 11 लाख में से लेस कर रहे, तो मुझे मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करना है, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करना है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने। तो ऑपरेशंस के खर्चे ये देखो इधर दिए, ऑफिस के कुछ खर्चे, सेलिंग के है, फाइनेंस के यानी इंटरेस्ट लगा है कुछ, तो आइए वो भी लेस करेंगे। तो इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस 1 लाख, देन फाइनेंस एक्सपेंसेस, पहले सेलिंग है 50,000 तो सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000, इन्हें आप इनर कॉलम में लिख के टोटल बाहर लेके जा सकते हो, माइनस करने में आसान हो जाएगा। देन फाइनेंस के एक्सपेंसेस 20,000, तो ये हो गए टोटल खर्चा 1,70,000। तो 2 लाख में से 1,70,000 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 30,000। बस इतना फालतू है ये। तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल फॉर्मेट ऐसे करते हैं, समझ गए। ये भी हमें यूज करना पड़ेगा जब हम एनालिसिस के टूल्स सीखेंगे, यानी हम बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जब बनाएंगे तब हमें ये वर्टिकल फॉर्मेट ही वहां पर यूज करना पड़ेगा। चलो डन, आइए बढ़े आगे। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट आप एक बार इधर चेक करें, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट लेस एडमिन सेलिंग फाइनेंस नेट प्रॉफिट, दैट्स इट। फिर से और एक एग्जांपल दिया है वैसा ही, उसका भी किया हुआ है। अब आ गए हम टूल्स के अंदर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। द फर्स्ट टूल इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंड इज कॉमन साइंस स्टेटमेंट, थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट विद कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, इतना फालतू है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग दे दीजिए। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनाएंगे और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, जो वर्टिकल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। तो इधर कुछ ये पॉलके ने कुछ डेफिनेशन दिया है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है। अभी आप आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा, मेरा काम है आपको ये कैसे बनाते हैं वो सिखाना। तो फॉलोइंग स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये दुनिया भर की स्टेप्स लिखी हुई इन्होंने, आपको इतनी स्टेप्स बताने की वैसे जरूरत तो है नहीं मुझे,
डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बट आपको सारी एसेट लाइब्रेरी की डिटेल्स लिखने हैं पहले कॉलम में, फिर प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के सेकंड कॉलम में, फिर आपको करंट ईयर के बैलेंस शीट की डिटेल्स लिखने हैं थर्ड कॉलम में, फिर निकालने हैं एब्सोल्यूट चेंज दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉलम ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर इन फोर्थ कॉलम, और फिर एब्सोल्यूट चेंज जो है वो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर रहेगा, एंड एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। ये क्या होता है मैं आपको अभी यहाँ पर इस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो आपको बेसिकली 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है या रहेगी, और बोलेंगे क्या करने के लिए, इन दोनों साल के बैलेंस शीट्स का आपको करना होगा क्या, कंपैरिजन। बोलो क्या करना होगा, कंपैरिजन। उसे ही कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओ, और सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी आती है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी आती है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है कंपैरेटिव। अभी पहले बैलेंस शीट बनवा रहा हूं, तो ये देखो एग्जांपल, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको 8 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, जो ये आपके सामने अभी दिख रहा है। क्या बनाने के लिए बोला है, तो जब भी कंपैरेटिव बनाने बोलेंगे तो कंपलसरी याद रखिए कि आपको 2 साल का डेटा दिया जाएगा। कितने साल का डेटा दिया जाएगा, 2 साल का। कितने साल का डेटा दिया जाएगा, 2 साल का। अच्छा, तो सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अब इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा समझिए। पर्टिकुलर्स पहले देख लीजिए एक बार, देन 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020, फिर अगला कॉलम आएगा एब्सोल्यूट चेंज, और फिर आखिरी कॉलम आएगा परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको बनाना है, तो उसका फॉर्मेट आपका रहेगा ऐसा। चलो इधर देखो, क्या आपको यहाँ पे बैलेंस शीट इन्होंने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया हुआ है, हाँ। आपको करना क्या पड़ेगा, इसको वर्टिकल फॉर्मेट में। क्यों, आप देखो इधर एक मिनट, क्या यहाँ पे मैंने 2 साइड ड्रॉ करी क्या, नहीं। क्या मुझे ये दोनों ईयर्स के बीच में क्या चेंज आया है ये एनालाइज करना है। ये तो एनालिसिस कर रहे हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का, कि पिछले साल ये कितना था और अब ये कितना है। ये मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, लोन, एसेट्स, उसमें फिक्स्ड एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, हर चीज में क्या चेंज आया है, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या चेंज आया है, और वो चेंज कितना परसेंट चेंज है, ये करना मतलब ही कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना। तो मुझे कंपैरिजन करना है। तो सुनो, आप चाहते तो ये वाली बैलेंस शीट में भी ये कर सकते थे, पर कैसा फॉर्मेट बनता जरा समझिए आप। पहले प्रीवियस ईयर के नंबर आते, फिर करंट ईयर के नंबर आते, फिर एब्सोल्यूट चेंज आता, और फिर परसेंटेज चेंज आता, और यहाँ पे सारे नाम लिखने पड़ते। और यही सेम फॉर्मेट आपका बनता कहाँ, इधर। तो बताओ क्या आप ऐसा बनाना चाहते हो, तो हम ऐसा बनवा देते हैं। फिर ये वर्टिकल सीखने की कोई जरूरत नहीं, वर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। तो इधर ये 4 कॉलम लगेंगे, इधर भी 4 कॉलम, और ये एक एक कॉलम। हाँ, बनाओ ऐसे। नहीं, इसीलिए क्या सीखा, वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनेगी, क्योंकि वर्टिकल में क्या हो गया फिर कि हमने ऐसे एसेट लाइबिलिटी को ऐसे कर दिया। तो अभी यहाँ पे 4 ही कॉलम में काम हो जाएगा, कॉमन। समझ गए, दैट्स इट। चलो, तो ये बैलेंस शीट को फटाफट मुझे वर्टिकल करवा दो, अभी काम हो जाएगा 2 मिनट में। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, बोलो सर, सोर्सेस ऑफ फंड्स। क्या आपको ये फॉर्मेट आज याद कर लेना पड़ेगा घर जाके। पहले लिखते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें आएगा ए ओनर्स फंड्स, उसमें 1
शेयर कैपिटल दिया हुआ है, क्योंकि कंपनी का डेटा है तो शेयर कैपिटल होगा, कंपनी नहीं रहेगी तो सिर्फ कैपिटल होगा। तो 2.5 लाख 2019 के एंड में था, 3,70,000, 2 लाख 3,70,000 ये आपके 31 मार्च 2020 को हो गए। फिर कुछ रिजर्व्स भी दिख रहे हैं एंड सरप्लस भी है। 60,000 के थे 31 मार्च 2019 को और 1 लाख के हो गए 31 मार्च 2020 को। फिर सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दिख रहे हैं, तो क्या मैं बी लिख दूं, बोरोड फंड्स? अच्छा, एक काम आप कर सकते हो, इधर इन दोनों की टोटल को बोला जाता है नेटवर्थ। तो 3,10,000 का नेटवर्थ था, जो अब 4,70,000 का हो गया। फिर बी लिखोगे बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में मुझे दिख रहे सिक्योर्ड लोन्स, 1 लाख पहले थे, 1,60,000 अभी हो गए। सिक्योर्ड लोन्स 1 लाख पहले थे, 1,60,000 अभी हो गए। और सेकंड दिख रहे अनसिक्योर्ड लोन्स, $90,000 पहले थे, 1,40,000 अब हो गए। फिर करंट लाइबिलिटीज है, लिख दो करंट लाइबिलिटीज, सी करके लिख दो करंट लाइबिलिटीज। नहीं सर, करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स में से लेस होगी वर्किंग कैपिटल के वक्त। ठीक है, तो ये मेरी टोटल बोरोड फंड्स आ जाएगी। तो मैं अब इन सब की टोटल ले लूंगा, 4,10,000, 5 लाख आ गई इसकी टोटल, और 4,70, 5,30, 6,70,000 आ गई इसकी टोटल। ये टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स आ गए। अब इन फंड्स के इकट्ठा जो हमने किए, ये फंड्स, ये सोर्सेस ऑफ फंड्स थे, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया। अब इनको हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब ये एसेट्स। तो इसमें ए फिक्स्ड एसेट्स, वो डायरेक्ट दिए क्वेश्चन में 3.5 लाख 5,70,000, 3.5 लाख 5,70,000। फिर बी इन्वेस्टमेंट्स, 1,20,000 और 1,70,000। और सी वर्किंग कैपिटल, उसमें पहले आ जाएगा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स मुझे दिख रही 1,30, 1,20, 1,30,000, 1,20,000। और फिर दिख रही है करंट लाइबिलिटीज 1,00,000 और 90,000, तो इसमें से लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज 1,00,000 और 90,000। तो सर 30,000 का वर्किंग कैपिटल था 31 मार्च 2019 को, और 30,000 का ही वर्किंग कैपिटल 31 मार्च 2020 को। और अब ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की भी हम ले लेंगे टोटल। तो सुनो, क्या अब आपको इन दोनों की भी टोटल लेना चाहिए क्या? नहीं, ये आपने लेस करके निकाल लिए, तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझदारी रखनी पड़ेगी। टोटल बोलो सिर्फ किसकी होगी, ए, 1, 2 और ये 3, तो 3,50 और 1,20, 4,70 और 3, 5,00,000, और 5,70 और 1,70, 7,40 और 3, 7,70। ऊपर टोटल गलत हुआ था क्या? हाँ, ये 770 है टोटल, ऊपर टोटल हमने 670 लिख दिया था गलती से। वो जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है उधर से देख के टोटल मत लिख देना, उधर की टोटल इधर की टोटल अलग आएगी।
क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज इधर लिखी गई है और हमने उधर से लेस की है, अब फर्क पड़ेगा इससे। दैट्स इट। चलो, क्या आपकी ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स बनी है सिर्फ अभी तक? अभी इनका कंपैरिजन करना बाकी है, अब वो कर रहा हूं मैं। तो अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। बस पहले तो ये लिख दिया मैंने सिर्फ, बताओ ये कुछ नया किया? नहीं सर, वही आपने जो एकदम स्टार्ट में हमें आज सिखाया कि कंपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो आपने वो बनवा दी। अब ये वर्टिकल बैलेंस शीट का हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव इसको कंपैरिजन करने के लिए यूज करेंगे। तो क्या करना है? एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? बस आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस करते जाना है हर एक का, और एब्सोल्यूट चेंज निकलते जाएगा। तो 370 माइनस 250, 1,20,000, 1,00,000 माइनस 60,000, 40,000, 470 माइनस 310, 1,60,000, देन 160 माइनस 1,00,000, 60,000, 140 माइनस 90,000, 50,000, 770 माइनस 5,00,000, 2,70,000, 570 माइनस 350, 2,20,000, 170 माइनस 120, 50,000, 120 माइनस 130, तो ये निगेटिव 10,000 आएगा, क्योंकि 10,000 से कम हुआ है। 120 हो गया है 130 से, लेकिन क्योंकि ऊपर हमने एब्सोल्यूट चेंज लिखा है, तो क्या हम उसे पॉजिटिवली लिखेंगे? हाँ सर, हम उसे पॉजिटिवली लिख देंगे। देन 1,00,000 का 90,000, तो ये भी 10,000 से क्या हुआ है? कम हुआ है। तो ऑब्वियसली ये भी 10,000 से कम हुआ है, और वो भी 10,000 से कम हुआ है, और उसमें से 10,000 लेस करना है, तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है, यानी वर्किंग कैपिटल में ओवरऑल कोई चेंज आया नहीं। अच्छा, इसे आप ब्रैकेट भी दे सकते हो, या आप ऐसे ब्रैकेट्स देके भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं। समझ गए? हाँ। और फिर टोटल वापस से वही 2,70,000। अभी काम बाकी है। अब यही एब्सोल्यूट चेंज जो आपने निकाले हैं, इनके परसेंटेज निकालने। तो एक मिनट मैं आपको पहले दिखा दूं, इधर ध्यान देंगे आप एक मिनट। अब ये तो बस माइनस कर करके लिखा है, किस में क्या माइनस करना है? इसमें से ये माइनस करना है कि इसमें से वो माइनस करना है? सर, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है, ये याद रखें। तो करंट ईयर मतलब लेटेस्ट ईयर, तो लेटेस्ट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। ठीक है, अब बताओ परसेंटेज चेंज। तो सर, किसके रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना है, इसके कि इसके? तो आपको ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में परसेंटेज चेंज निकालना है। प्रीवियस ईयर से कितना परसेंट चेंज आया? तो आपको 1,20,000 को 2.5 लाख से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। तो मैंने आपसे कल कहा था, अगर आपको याद हो तो, या मैं अभी आपसे फिर से कह रहा हूं, कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है ना, इनमें आपको सिर्फ ये परसेंटेज निकालने में टाइम ज्यादा जाएगा। बाकी बताओ, मैंने कुछ भी बहुत भारी किया क्या? एकदम सर सिंपल सा बैलेंस शीट बनाया आपने, जो हम याद कर लेंगे आज घर जाके, फिर वैल्यूज लिख दी जो बैलेंस शीट में दी थी, बराबर है, और फिर माइनस कर करके एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिए, और अब उन चेंज को प्रीवियस ईयर की फिगर से डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है। तो ये लो, मैंने पहला परसेंट निकाल दिया, अब ये दूसरा परसेंट, अब ये तीसरा परसेंट। सर, आप इतने फटाफट परसेंटेज निकाल कैसे रहे हो? पता नहीं कैसे आ रहे हैं मुझे, उसमें निकाल पा रहा हूँ कैसे। तो अभी हम आपका देख देख के लिख ले सर, ये पूछने वाली बात है क्या? सर, हम एग्जाम में क्या करेंगे, ये भी पूछने वाली बात है क्या? तो ऑब्वियसली मैं कैलकुलेटर से सारे परसेंटेज निकाल के आपको दे रहा हूँ, तो कितना फास्ट काम हो रहा है। लेकिन क्या आपको एग्जाम में ऐसा करते आएगा? हाँ, अब इसमें आपने लिखी, आपको लिखने किसने बोला? मैंने तो बोला आपसे कि लिख लो ये परसेंटेज।
मैं सिर्फ परसेंटेज निकाल रहा हूँ, मुझे समझाने तो दो पहले। तो क्या हम एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर के फिगर से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल रहे हैं? हाँ, इन्हें 48% का चेंज आया है इन शेयर कैपिटल फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर। बट ये चेंज कैसा है? तो ऑब्वियसली बच्चों ये चेंज इंक्रीज हुआ है, तो क्या इसके आगे मुझे इंक्रीज लिखना पड़ेगा? हाँ, तो जहां डिक्रीज होगा वहां डिक्रीज आएगा, जहां इंक्रीज होगा वहां इंक्रीज आएगा। बात समझ गए? यस। तो आपने इसके आगे इंक्रीज इंक्रीज लिखते जाना है, जो जो इंक्रीज हुए उस सबके आगे इंक्रीज आएगा। ये सभी इंक्रीज हुए वैसे बेसिकली, अब ये डिक्रीज आया है। तो 10,000 1,30,000 के मुकाबले कितना? तो 7.69% डिक्रीज, और इधर भी 10% का डिक्रीज, इधर नो चेंज, और इधर तो सेम 54% का इंक्रीज। बस बन गया आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसको देख के क्या मजा आ रहा है सर? मुझे नहीं पता। इसको देख के समझ क्या आ रहा है? सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि कौन सी चीजें क्या परसेंटेज से चेंज हुई है। फिर ऐसा ही अगले साल भी करोगे तो और समझ आएगा कि पिछले साल इतने परसेंट से चेंज हुई थी, तो इस साल इतने ही परसेंट से चेंज हुई है। तो क्यों ऐसा हुआ है, उसके कारण ढूंढोगे और उस पर काम करोगे, और फिर डिसीजंस बनाओगे नए कि कैसे इसे ठीक किया जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। हम ऐसे और कुछ एग्जाम्पल कल करेंगे। कल हम कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट सीखेंगे, और परसों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। रोज एक एक डिस्कस करेंगे एंड देन द चैप्टर विल बी ऑलमोस्ट ओवर। तो विल स्टॉप हियर टुडे। आपने बना लिया होगा। एक मिनट, ये सिर्फ आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लीजिए। ये देखिए ऐसे, तो आपको इंक्रीज 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 इंक्रीज, बट यहाँ लिखना है डिक्रीज, और इनको इन्होंने ब्रैकेट दिया है तो आप भी ब्रैकेट दे दोगे। जो निगेटिव वैल्यूज आएगी जो कम हुई है वहां पर आप ब्रैकेट दे दोगे। समझ गए? यस। तो आपको ये ब्रैकेट दे देना है और उनके डिक्रीज लिखना है आगे, और ये नील है, ये 54% इंक्रीज है। समझ गए? हाँ। एंड नीचे आपको बस ये एक वाला कैलकुलेशन दिखा देना है कि हमने ये परसेंटेज लाए कहां से। तो एक दिखा देंगे फॉर शेयर कैपिटल, amount of absolute change divided by amount of previous year into 100, that is 48%। समझा? पक्का? That's it। आज यहाँ रुकेंगे, आपसे मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस। बाय, टेक केयर।